एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर और आपको हो रही है खुशी, उसी प्रकार से खुशी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए भी, क्योंकि देखिए आज है दिनांक 14 तारीख। ठीक है, और 14 तारीख को जो है आपका यहाँ पर पहला फ्री मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जा रहा है। तैयार हो जाइए, अगले जो है आपके सामने सवाल आने वाले हैं, अगले 10 सवाल। उन धमाकेदार सवालों को लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है डेली जो है, डेली तो नहीं बट वीकली जो है आप यहाँ पर इन फ्री मॉक टेस्ट की बदौलत आप जो है यहाँ पर अपने तैयारी के स्तर को यहाँ पर जांच सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर अपनी जो तैयारी है उसको देख सकते हैं, क्या कैसे कर रहे हैं आप, प्रॉपरली चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, एंड कहाँ आपको जो है सुधार कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मॉक टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं आज से 14 तारीख से। एंड यहाँ पर देखिए 14 तारीख को है, देन +7 करिएगा अगले संडे को, अगेन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा मॉक टेस्ट नंबर 2। उसी के साथ साथ हर संडे 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 आपके जब तक ये बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी की परीक्षा नहीं हो जाती, ये सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं फ्री के लिए। ठीक है, ये सारे जो मॉक टेस्ट होंगे फ्री होंगे, तो इनको आप लगाइए एंड जितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं आप अपनी पीजीटी की तैयारी करें, और जितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं आप क्या करें, आप कट ऑफ को और ऊपर लेके जाए। ठीक है, 60 क्यों जाए, 70 जाए, 80 जाए। ठीक है, और हेल्दी कंपटीशन की आप आगे की तो और आप वहां पर आगे बढ़े। ठीक है, ऑल राइट। तो हर संडे मॉक टेस्ट 10 सवाल क्वालिटी वाले, उनको आप लगाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, एंड ये जो मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये जो मॉक टेस्ट है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी केवल केवल कहाँ पर, आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दी है telegram.me/ ऐसे लिखा है आगे, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एस्टेट प्लस मनोविज्ञान का जो है वो चैनल खुलेगा, उसको आप क्या कर ले, वहां पर आप सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है, जो भी ये फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जानी है, सारी की सारी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आपको वहीं पर मिलेंगी। तो जैसे आज संडे है तो आज रात तक या अर्ली अर्ली मॉर्निंग जो है आपको वहां पर ये जो पीडीएफ है वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोगों को पसंद होता है पीडीएफ पीडीएफ खेलना, तो उनके लिए चलिए यहाँ पे खिलाते हैं पीडीएफ पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है इस पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसी के साथ देखिए हमारा चल रहा है आपके बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी टीआरई 3.0 के लिए स्पेशल कोर्स भी चल रहा है, आपका फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, जिसके अंदर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली कवर, प्लस आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ कवर, और उसी के साथ साथ 25 मॉक टेस्ट। ठीक है, तो 25 मॉक टेस्ट, तो ये जो आप मॉक देख रहे हैं ये तो आप करेंगे ही, मतलब अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो 25 मॉक टेस्ट हैं ये आपको अलग से मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको जो हर संडे फ्री वाले हैं इनको भी आपको लगाना है, मतलब आपकी क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, डबल ट्रिपल आपकी यहाँ प्रैक्टिस होगी, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके पास रहेंगे। ठीक है, और आपको जो है अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इसकी जो प्राइस है आपकी मात्र ₹2,999। ठीक है, वैलिड रहेगा आपके एग्जाम डे तक के लिए। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए साथ साथ में इसके जो आंसर्स हैं उसको देने का भी प्रयास कीजिएगा, सवाल पढ़िएगा पूरा जो है आपके लास्ट टाइम इस प्रकार से बीपीएससी ने पूछा था, ठीक उसी पैटर्न के ऊपर आपके लिए अरेंज किया गया है। ठीक है, उसी क्वालिटी एंड उसी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जो है यहाँ पर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है, सवाल पसंद आते हैं तो आपको, और उसी के साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं बीपीएससी पीजीटी वाले उनके साथ यहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट, ओके। अभी जो देखिए आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है वो होगा आपका सवाल नंबर पहला। तो इसका जो भी आंसर है नीचे यहाँ पर कमेंट करें, चाहे आप साथ साथ देखते करें, जैसे भी करना है, और उसी के साथ हम यहाँ पर उसके उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, वो है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। ऑल राइट, अभी शायद दिख रहा होगा आपको प्रॉपरली। ऑल राइट, डैश रिफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताओं को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से क्या है जो यहाँ पर ऐसा करती है, क्या वो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, क्या वो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, या फिर यहाँ पर वो एप्टीट्यूड है, कौशल की बात हो रही है। ठीक है, यानी इन तीनों में से किसकी यहाँ पर बात हो रही है। रिफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की क्या है, अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताओं को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो अलग आपको क्या बनाता है, आपका इंटेलिजेंस बनाता है, पर्सनैलिटी बनाती है, या फिर आपका यहाँ पर एप्टीट्यूड बनाता है। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, उसको देने का यहाँ पर आप ट्राई करिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए इंटेलिजेंस, बी है आपके पास पर्सनैलिटी, सी है आपके पास एप्टीट्यूड, डी है आपके पास मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से एक से ज्यादा,
या फिर ऑप्शन नंबर ई है आपके पास नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे संज्ञान की बात है। अगर आपको यहाँ पे डी और ई में आपको हिंदी में देखने की अलग से आवश्यकता नहीं है कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज्यादा। ठीक है, इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर आप इसको डेवलप करें। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देने का प्रयास करें यहाँ पर। ठीक है, एंड इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमत्ता है, नहीं। क्या इसका आंसर पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, या फिर इसका आंसर एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्सनैलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताओं को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो पर्सोना है वो अलग है आपके पड़ोसी से, आपके भाई से, बंधु से, भगिनी से। ठीक है, जो भी है आपके, उनसे क्या है पर्सनैलिटी यहाँ पे अलग है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, ये होती है आपकी अपेक्षाकृत स्थायी। जिस प्रकार से आप बचपन में आपकी पर्सनैलिटी रही होगी, लगभग लगभग उसी समान आपकी जो पर्सनैलिटी है, आज आप 20, 25, 30, 40, 45 जितने भी वर्ष के हैं, लगभग लगभग आपकी जो है यहाँ पर उसी प्रकार से रही होगी। क्योंकि क्या है यहाँ पर रिलेटिवली एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहाँ पर होते हैं ऑफ अ पर्सन की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अगर आपने बी किया है तो आप अपने आप को सही 1 नंबर दे सकते हैं, एंड नहीं किया है तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलता है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल बोल रहा है आपसे हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ठीक है, बुद्धि की संरचना मॉडल का प्रस्ताव किसने किया था। ठीक है, आसान सा सवाल है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, यहाँ पे स्पीयरमैन है, फिर यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात हो रही है, आपके स्टर्नबर्ग आ जाएंगे साहब, और फिर आपके जेपी गिलफोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, इनमें से तीनों ने दिया था, या इनमें से किसी दो ने दिया था, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने क्या है, बुद्धि की संरचना मॉडल, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक है, आपके इंटेलिजेंस का टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पर, बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका, बुद्धि का है, यानी कि आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं यहाँ से आपसे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे, क्या चार्ल्स स्पीयरमैन ने पर्सनैलिटी के बारे में बताया या फिर बुद्धि के बारे में बताया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किसके बारे में बताया, गिलफोर्ड ने किसके बारे में बताया। तो इन तीनों को ही देखें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है किसके बारे में, आपकी बुद्धि के बारे में जो है प्राथमिक तौर पे आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन की अगर हम बात करें तो स्पीयरमैन ने क्या दिया था आपको यहाँ पर, सबसे पहले चार्ल्स स्पीयरमैन जो है वो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं यहाँ पे आपकी किसकी, आपकी बात करते हैं वो 2 फैक्टर थ्योरी की, जहाँ पे बताते हैं एक होता है आपका सा कारक और एक होता है आपका का कारक, इस प्रकार से। ठीक है, एक होते हैं आपके जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस के बारे में, उसी के साथ साथ आपके होते हैं एस फैक्टर। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था आपको, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने आपको बताया है 3 टाइप के ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, त्रिचापीय सिद्धांत के बारे में आपको बताया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, वहीं पे जो जेपी गिलफोर्ड है किस किस के बारे में बात करते हैं, इकाई, उत्पाद, ठीक है, और डायमेंशंस उसके बारे में बात करते हैं आपके। ठीक है, यूनिट, प्रोडक्ट एंड डायमेंशंस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, कौन, आपके जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एसओआई मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। एसओआई मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, आपके जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, ये जो आपको दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, आपको जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। अगर आपने इसको सही मार्क किया है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए, नहीं किया है तो आपने यहाँ पर अपने आप को 0 मार्क्स आप देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सवाल देखिए आपके लिए बनाए गए हैं, एंड ये काफी बेसिक सवाल है, आगे ही आपको इस प्रकार से डिफिकल्ट सवाल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार के सवाल भी जो है बीपीएससी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ऑल राइट, अब देखिए अगला सवाल जो यहाँ पर है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण उन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिनका लोग उपयोग करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी सूचना को क्या करना है, हमको प्रसंस्करण करना है, यानी कि उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए क्या लगेगा आपको, दिमाग में आपको जो है मस्तिष्क में आपके काम एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो जो डिस्क्राइब द प्रोसेसेस पीपल यूज इन, पीपल किस किस का इस्तेमाल करते हैं, लोग किस किस चीज का उपयोग करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, सूचना प्रसंस्करण के दौरान या उस अप्रोच या उस उपागम के दौरान। ठीक है, ये उपागम भी हो सकता है यहाँ पे शब्द। इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, बौद्धिक तर्क के लिए। एप्टीट्यूड टेस्टिंग, योग्यता परीक्षण। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, उसका देने का प्रयास करें यहाँ पर आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी कि क्या होगा, आपके दिमाग की जहां जहां बात होगी, दिमाग का आप जहां जहां इस्तेमाल करेंगे वो चीजें यहाँ पर उसका आंसर होंगी। आपको हिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिए अगर आपने ऑप्शन ए मार्क किया है, आई होप अभी तक आपने मार्क कर लिया होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए मार्क किया है तो आपका गलत है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है तो भी आपका गलत है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है तो भी आपका गलत है। और अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया है तो ही क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, डी मोर देन वन ऑफ द अबव का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर ई तो गलत ही है, नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या बोलती है, जहां पे क्या करेंगे आप तर्क वितर्क करेंगे, अपना जो दिमाग लगाएंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या करना है आपको, आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वहां पर क्या करेगा, वो वहां पर काम करेगा, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है वो अपने फ्रंटल लोब में वहां पर प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण उन प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिनका लोग उपयोग करते हैं। इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए, बोल रहा है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल सो एज टू बॉन्ड इनटू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, अन्य लोगों के उद्देश्यों, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अन्य की बात कर रहे हैं, अन्य लोगों के उद्देश्यों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता, ताकि उनके साथ एक आरामदायक रिश्ते में बन सके। ठीक है, बन सके अन्यों के साथ, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, यहाँ पे जो है आपकी प्राकृतिक बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपकी अंतरवैयक्तिक और यहाँ पे आपकी अंतरवैयक्तिक की बात हो रही है, इंटरपर्सनल के अंदर और आपकी इंट्रापर्सनल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, अन्य लोगों के उद्देश्यों। ठीक है, ये आप पर्सन है, आपके साथ साथ जो है दूसरों की बात भी हो रही है। ठीक है, खुद की बात नहीं हो रही, दूसरों के उद्देश्य, भावना और व्यवहारों को समझने की क्षमता। ठीक है, ताकि उनके साथ एक आरामदायक रिश्ते में बंधा जा सके, तो वो क्या कंसिडर होगा आपका यहाँ पर सवाल नंबर चौथे के अंदर। ये किसकी बात करेगा, अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपने यहाँ पर सरासर जो है गलत मार्क किया है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सही आंसर होगा आपका यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, नाम से ही देखिए इंटर मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच में इंटरपर्सनल है। और सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है आपसे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो क्षमता समझने की, मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल सो एज टू बॉन्ड इनटू अ कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ क्या कर सके हम यहाँ पे एक संबंध बना सके कंफर्टेबली, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, ये हम है, इसके साथ ये जो है दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, ये दोनों के बीच में जब भी होगा तो क्या कहेगा, वो कहलाएगा आपका इंटर। ठीक है, आपने सुना होगा ना इंटर स्कूल कंपटीशन। ठीक है, जब भी आपने सुना है ऐसा, इसे याद रखिए, कभी आप देखिए इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने सुना है इंटरपर्सनल, सॉरी इंटर स्कूल कंपटीशन के बारे में सुना है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्कूल यहाँ पे होता है, दूसरा स्कूल यहाँ पे होता है, तीसरा स्कूल यहाँ पे होता है, और इनके बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, एक से ज्यादा देखने मिलते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी कि आपको एक से ज्यादा वहां पर जो है स्कूल देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप दूसरों के साथ कम्पीट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, अदर पीपल में क्या आएगा आपका इंटर आएगा, और जब बोलेगा ये सब खुद के साथ करना है तो क्या बोलेंगे हम, तब वहां पर हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल की बात कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो ये आपने आई होप सही मार्क किया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, जो होगा हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है, अ 14-year old हैज अ मेंटल एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल का बच्चा है, उसकी मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु उसकी है 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि उसका आईक्यू क्या होगा। ठीक है, आईक्यू क्या होगा यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे। फॉर्मूला क्या है आपके पास आईक्यू का, आईक्यू का फॉर्मूला है आपके पास MA/CA/100। ठीक है, उसको लगाएंगे आप तो क्या आएगा, मानसिक आयु कितनी दी है, 14 दी है, कितने साल का है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, कालानुक्रमिक आयु कितनी है, वहां पे 14 दी गई है, 14/14 इंटू 100 करेंगे आप, 14/14 इंटू 100, क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगर आपने सी मार्क किया है, अधिकतर लोगों ने सही मार्क किया होगा, तो आपका आंसर बहुत सही है। और ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपके एवरेज इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके लिए तो पढ़नी पड़ेगी आपको किताबें। चलिए, ये था आपका सवाल नंबर 5। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके, सवाल नंबर 6 बोल रहा है एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर देन एवरेज, औसत से काफी अधिक बौद्धिक क्षमता। ठीक है, इनमें से क्या होंगे, मेंटली एबल्ड, मानसिक रूप से सक्षम लोग होंगे, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होंगे, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई जो ऑप्शन है वो होगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, एन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी
सिग्निफिकेंटली हायर देन एवरेज, औसत से काफी अधिक बौद्धिक क्षमता वाले जो लोग होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्या हम बोलेंगे उनको मानसिक रूप से सक्षम, मेंटली एबल्ड, उनको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट बोलेंगे उनको, केवल बुद्धिमान बोलेंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मार्क करिए इसको, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड जो है बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों को हम कहते हैं, जो क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है बौद्धिक रूप से, ठीक है, जो क्या है औसत से काफी अधिक, ये आपका बनता है। यहाँ पे आपके जो गिरते हैं वो कौन से हैं, वो आपके औसत वाले हैं। ये जो है आपके, ये क्या है, ये आपके एवरेज वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपके एवरेज वाले। इसके ऊपर जो है ना, औसत के ऊपर, औसत से काफी अधिक मतलब 135 140 जिनका आईक्यू है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। और वहीं पे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, मतलब जो किया था, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी आपकी लुइस टर्मेन के द्वारा, जिनको वो क्या बोलते थे, बोलते थे टर्मेन्स टर्माइट्स। ठीक है, टर्मेन्स टर्माइट्स इनको कहा जाता था। उन्होंने स्टडी की थी यहाँ पर, एंड बाद में आगे जाके काफी सारी चीजें बताई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर, ये जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑल राइट, आई होप अभी तक आपका टेस्ट अच्छा जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या पूछता है, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आपको पेपर के अंदर भी इस प्रकार से देखने मिल जाए तो चौंकिएगा मत, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो परीक्षा में बहुबुद्धि मत ढूंढते बैठिएगा, जो सुटेबल आंसर है उसको वहां मार्क करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप निपुण होना है आपको समय के साथ साथ अंग्रेजी में भी, और उसी के साथ साथ आपको निपुण होना है हिंदी के अंदर भी। ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि देखिए आप सब शिक्षक बनने वाले हैं, एंड जिन बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं वो काफी एडवांस रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी निपुण होना है, और उसके साथ साथ आपको जो है हिंदी के अंदर भी निपुण होना है। चलिए बात करेंगे, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था, आर्थर जेनसन के द्वारा, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी नहीं, सही आंसर क्या है आपका हॉवर्ड गार्डनर। अगर आपने बीपीएससी पीजीटी प्लेलिस्ट पुरानी वाली देखी हुई है तो वहां भी ये कराया हुआ था, वहां बताया हुआ था क्या सारी चीजें थी, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर जो है आपको बताया है बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में, तरह तरह की जो है आपको बुद्धियां बताई गई हैं, किसके द्वारा आपको बताई गई है यहाँ पर, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आर्थर जेसन ने आपको टाइप 1 टाइप 2 वाले चीजें बताई हैं, और अल्फ्रेड बिने ने आपको जो है पहला बुद्धि का जो परीक्षण था उसको किया था 1905 के अंदर। ठीक है, जब क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और ठीक उसी के साथ साथ इनकी जो थ्योरी है उनको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी बोला गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलिए अब देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोलता है, अगला सवाल हमसे कह रहा है EQ इन इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, बुद्धि में EQ का अर्थ क्या है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन, समतुल्य भागफल, एक्सेप्शनल क्वेश्चन, असाधारण भागफल, इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक भागफल, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, EQ क्या होता है, EQ क्या होता है आपका इंटेलिजेंस के अंदर, या फिर नॉर्मली भी EQ से आप क्या समझते हैं, क्या आप समझते हैं इक्विवेलेंट क्वेश्चन, समतुल्य भागफल, नहीं। क्या आप समझते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चन, नहीं। आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, IQ के साथ साथ क्या होना चाहिए, लोगों के अंदर EQ भी होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब सामयिक बुद्धि की जब हम बात करते हैं, भावनात्मक भागफल इस प्रकार से निकाला जाता है, EQ की हम बात करते हैं इमोशनल क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। EQ का मतलब क्या होता है, EQ का मतलब है आपकी इमोशनल क्वोशंट, भावनात्मक भागफल। ठीक है, तो जो आप सुनते हैं एक होती है नॉर्मल इंटेलिजेंस, उसी के साथ साथ आप सुनते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, उसी का आप निकालेंगे तो वो EQ निकलता है, इसका आप निकालेंगे तो IQ निकलता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट। ठीक इसी प्रकार से, ऑलराइट, ओके, तो यहाँ भी आपने कुछ सीखने मिला। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल को, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल हमसे क्या बोलता है। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए। ऑल राइट, ये सवाल आ ही गया, वहां पे जो आपको एक्सप्लेन करने वाले थे वही चीज देखिए उन्होंने यहाँ पे पूछ ली है। अकॉर्डिंग टू टर्मेन, टर्मेन के अनुसार आर पर्सन विथ हाई IQ मैंडेटरीली क्रिएटिव। ठीक है, टर्मेन के अनुसार हाई IQ वाले लोग क्या मैंडेटरीली क्रिएटिव होते हैं। टर्मेन के अनुसार क्या उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से रचनात्मक होते हैं, रचनात्मक नहीं बोला है, अनिवार्य रूप से बोला है, नेसेसरीली क्रिएटिव होते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, यस नहीं, नॉट नेसेसरीली जरूरी नहीं है, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव।
तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर देने का प्रयास करिए। टर्मेन के अनुसार क्या उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से रचनात्मक होते हैं? ऐसा पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या होगा आंसर? यस, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, या फिर थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। टर्मेन के बारे में आपको क्या बताया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब जो स्टडी की थी? टर्मेन्स टर्माइट। ठीक है, टर्मेन्स टर्माइट नाम की स्टडी की थी, जहां पे उन्होंने क्या किया था, हाई आईक्यू वाले कुछ बच्चों को, लगभग 1500 या जो भी थे आंकड़े, उनसे मतलब नहीं है, बट इतने बच्चों को लिया था जिनका आईक्यू कितना था? 130 प्लस था। ठीक है, आप समझिए, आपका हमारा नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अब सोचिए 130 145 वाले आईक्यू वाले बच्चों को लिया और उनके ऊपर ही क्या कर रहे थे? वो जीवन भर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, 1930 के आसपास की बात है, ये सब हो रहा होगा तब। ठीक है, 1930s के आसपास की, उससे पहले भी हो सकता है 20s में। तो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, टर्मेन टर्माइट नाम की जो स्टडी का नाम देते हैं वो। ठीक है, तो ऐसे आईक्यू वालों के ऊपर क्या कर रहे थे? वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, स्टडी कर रहे थे, तो करते करते उन्होंने क्या पाया कि जो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो क्या है? उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया एक चीज यहाँ पर कि आपका जो आईक्यू है, ठीक है, आपका क्या है? आपका जो आईक्यू है वो क्या बताता है? आपकी बुद्धि के बारे में बताता है। ठीक है, अगर आपका आईक्यू उच्च है, उसका संबंध किससे? आपकी क्रिएटिविटी से है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे जो बच्चे जो हाई आईक्यू वाले थे, वो जरूरी नहीं थे कि सारे के सारे क्या हो? क्रिएटिव थे। ठीक है, अगर मान के चलिए 1500 बच्चे लिए हैं हाई आईक्यू वाले, जिनका आईक्यू कितना है? 130 प्लस, 140 प्लस, 145 प्लस, वहां पर आईक्यू है उनका। ठीक है, तो ऐसे सभी के 1500 के 1500 बच्चे जो थे सारे क्रिएटिव नहीं थे। इसमें से हो सकता है 200 बच्चे क्रिएटिव हों, 100 बच्चे हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि सारे जो हाई आईक्यू वाले हैं वो आपको क्रिएटिव नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू टर्मेन जरूरी नहीं होता ऐसा कि आपको जो है आईक्यू जिनका भी हाई है, ठीक है, वो आपको क्रिएटिव मिले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से देखने मिलता है हमको? टर्मेन के ही एक्सपेरिमेंट से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आर पर्सन विद हाई आईक्यू मैंडेटरीली क्रिएटिव, क्या निश्चित रूप से क्रिएटिव होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, आपको क्रिएटिव होने के लिए देखिए, ये सब आपको जो है एडवांस लेक्चर की चीजें मिल रही है। ठीक है, आपको क्रिएटिव होने के लिए एक स्तर का क्या होनी चाहिए? आपकी बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपका 70 की आपकी बुद्धि आईक्यू आ रहा है, ठीक है, 70 का आईक्यू आ रहा है और आप क्रिएटिव हो जाएंगे। बहुत ही रेयर केस में, एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी जो मानते हैं सामान्य बुद्धि तौर पर आपकी जो है 120 के आसपास अगर आपका आईक्यू है, तो आप क्या हो सकते हैं? उसके ऊपर आप क्रिएटिव हो सकते हैं, है ना, कम से कम। लेकिन आपको 100 से 120 की जो बुद्धि है, ठीक है, जो भी अलग अलग मापदंड हो जाते हैं कभी कभी अलग अलग पुस्तकों में, लेकिन 120 मान के चलते हैं आइडियल कि अगर आप 120 के लगभग बुद्धि है तो आप जो है क्रिएटिव हो सकते हैं। उससे नीचे आपकी जो रचनात्मकता है वो वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल क्या पूछता है? क्या टर्मेन के अनुसार हाई आईक्यू ये बोलता है कि सभी लोग क्रिएटिव होंगे? नहीं, 1500 लोग हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्या हो? क्रिएटिव हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाई आईक्यू जो है क्रिएटिविटी की बात नहीं करता। जरूरी नहीं है कि अगर आपका हाई आईक्यू है तो आप क्या होंगे? आप क्रिएटिव भी होंगे। ठीक है, नॉर्मल आईक्यू वाले भी जो है क्रिएटिव हो सकते हैं, रचनात्मक वहां पर हो सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या पूछता है। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, ऑल राइट, ये है आपके लिए अंतिम सवाल आज का, सवाल नंबर 10। अपना जो स्कोर है नीचे यहाँ पे बता दीजिएगा क्या स्कोर कर रहे हैं आप। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ पास मॉडल, निम्नलिखित में से कौन पास मॉडल की इकाई नहीं है? ठीक है, नॉट आप पूछ रहे हैं, इसका आपको ध्यान देना है। परीक्षा में क्या होता है, कई बार आप गड़बड़ी कर जाते हैं। आप प्लानिंग देख लेंगे, साइमल्टेनियस देख लेंगे, एग्रेसिव देख लेंगे, आप क्या करेंगे? डी, मोर देन वन ऑफ द अबव करके चले गए, जंप कर दिया हमने। कहां पर जंप कर दिया हमने? अगले प्रश्न के ऊपर। लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल पूछ रहा है इज नॉट अ। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार एग्जाम हॉल के अंदर, तो आपको ध्यान देना है। आपको जो प्रश्न है उसको आउट से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार नहीं 2 बार उसको अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप उसमें गलती मिस्टेक ना करें। ठीक है, ओके, चलिए सवाल को देखिए। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पास मॉडल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पास मॉडल की इकाई नहीं है? पास मॉडल कहां से मिलता है हमको? जेपी दास, ठीक है, कारेला पार, वो सबने दिया था हमको। ठीक है, पास मॉडल के अंदर कौन सी इकाई नहीं है? देखिए आपको मालूम होगा, आंसर दे दिया आपने। ठीक है, सही आंसर क्या है यहाँ पे? सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, एग्रेसिव। ठीक है, आक्रामक जो है यहाँ पे, इसकी इकाई नहीं है। आपको मालूम है प्लानिंग है, साइमल्टेनियस है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? आती है प्लानिंग, साइमल्टेनियस, एक और आती है आपकी सक्सेसिव। ठीक है, और एक और क्या आती है ए से, वो हम शायद भूल रहे हैं।
तो प्लीज आप यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ए से क्या होता है, हमको नहीं पता, प्लीज आप बता दीजिए ए से क्या होता है यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखें। प्लानिंग है, साइमल्टेनियस है, सक्सेसिव है। ठीक है, तो पी हो गया आपका कवर, डैश एस कवर हो गया ये वाला, एस कवर हो गया आपका ये वाला। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, एग्रेसिव जो है यहाँ पे सही आंसर है। दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ पास मॉडल। ठीक है, पास मॉडल में इसकी बात नहीं करते। एक और बात आपको ध्यान देनी है, आगे आप देखेंगे लेक्चर्स वगैरह में, कभी अगर ज्वाइन वगैरह करते हैं हमारे साथ, तो प्रत्येक लोब जो होता है, प्रत्येक पाली जो होती है, उसका अलग अलग फंक्शन होता है इसके अंदर भी। ठीक है, और ये जो मॉडल बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? वर्क बेस्ड है आपके लूरिया के वर्क के ऊपर। ठीक है, एक लूरिया नाम के थे, उनके वर्क के ऊपर ये जो है पास मॉडल को बाद में बनाया गया। पहले लूरिया ने काम किया, बाद में जाके पास मॉडल को बनाया गया है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पे जो है आपके ये 10 सवाल यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपका 10 में से 10 स्कोर आया हो तो आपका वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 10 में से 9 आया है तो भी अच्छी बात है। 10 में से 8 आया है तो भी ठीक है, चलिए अच्छा है। लेकिन अगर आप 7 या 7 से नीचे आपका स्कोर आ रहा है तो आप और अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें आगे जाके। ठीक है, ताकि आप देखिए यहाँ पे गलती कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ गलती हो जाए चलेगा, लेकिन परीक्षा हॉल के अंदर, परीक्षा भवन के अंदर आपकी वहां से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती की एक ही सजा है और वो क्या है? वो सीधा मौत। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें, यहाँ पे सारी चीजों को सीखें। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां से जाके आप उसको ले सकते हैं एंड प्रैक्टिस वगैरह अपनी जो है बाद में कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं आया है तो क्या करेंगे? शेयर कर दीजिए ताकि उनको पसंद आ जाए। और फिर ये तो कर ही दिया होगा अभी तक आपने, और बेल आइकन वगैरह नहीं दबाया तो दबा दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो अगर ज्वाइन नहीं करिएगा तो पीडीएफ वह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। एंड इसी के साथ जो लोग को ये वीडियो पसंद आया, इसी प्रकार के और मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो हर संडे देखिए, फ्री में तो आपको आएगा ही, लेकिन तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर हमारा फाउंडेशन कोर्स है आपके बीपीएससी पीजीटी के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, फॉलो करें एंड फटाक से ज्वाइन करें। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।